की राजनीति ने एक दौर वो भी देखा था जब बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ रहे थे। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति में दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे। तब लगता था कि बीजेपी टीएमसी का गठजोड़ देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन सियासत की चौसर पर जब खेल शुरू हुआ तो ये साथ न केवल टूटा बल्कि प्रतिद्वंद्विता में बदल गया। पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना बीजेपी के लिए 1980 में अपनी स्थापना के साथ ही एक लक्ष्य बन गया था, लेकिन यह आसान नहीं था। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 1991 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को सीट तो नहीं मिली, लेकिन 11% से अधिक वोट हासिल किए। तभी अटल आडवाणी को लग गया था कि बंगाल की जमीन बदलाव चाहती है, लेकिन बीजेपी को वहां एक मजबूत और स्थानीय साथी की जरूरत थी जो पैर जमाने में मदद कर सके और लेफ्ट को चुनौती दे सके। इसी दौर में कांग्रेस की तेज तर्रार नेता ममता बनर्जी भी नई राह तलाश रही थी। उन्हें लगता था कि कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ जितनी होनी चाहिए उतनी आक्रामक नहीं है। 1998 में ममता ने कांग्रेस से खुद को अलग करके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बना ली और उन्होंने नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलन किए। और जब उन्होंने ये आंदोलन किए तो भाजपा पूरी तरह से, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। भारत उस समय की भाजपा जो थी वो पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ थी। बीजेपी के पास राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक ढांचा और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सर्वमान्य चेहरा था। टीएमसी के पास ममता जैसे जुझारू नेता। ममता को केंद्र में पैर जमाने की जगह चाहिए थी, बीजेपी को बंगाल में आक्रामक साथी और दोनों को बंगाल में लेफ्ट शासन से मुक्ति। लिहाजा दोनों साथ आ गए और टीएमसी एनडीए का हिस्सा बन गई। 1998 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी का खाता खुला और दमदम सीट से बीजेपी का पहला सांसद पश्चिम बंगाल से तपन सिकंदर के रूप में संसद पहुंचा। 13 महीने की वाजपेयी सरकार गिरने के बाद 1999 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी और टीएमसी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी को 2 सीटें हासिल हुई। ममता बनर्जी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बनी। स्वभाव के अनुसार ममता अगर नाराज होती तो वाजपेयी खुद उन्हें मनाते थे। गठबंधन में ममता को बनाए रखने के लिए ममता को अधिक महत्व दिया जाता था। इससे हुआ ये कि लेफ्ट शासन के खिलाफ जो जमीन बीजेपी और टीएमसी ने साथ साथ मिलकर तैयार करनी शुरू की थी, उस पर तृणमूल का कब्जा होता गया। बीजेपी जूनियर पार्टी की तरह पिछड़ने लगी। 1991 के बाद जो बीजेपी का संगठन बढ़ रहा था, उसे पूरी आजादी के साथ फलने फूलने का मौका ही नहीं मिला। 2001 में तहलका कांड के बाद ममता ने एनडीए से खुद को अलग कर लिया और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। 2003 में वो फिर एनडीए में लौट आई और कोयला और खनन मंत्री बनी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी संगठन इस दुविधा में रहने लगा कि ममता को साथी माने या प्रतिद्वंदी। इसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को होता गया और बीजेपी का वोट शेयर अस्थिर होता चला गया। ममता ने धीरे धीरे खुद को लेफ्ट के एकमात्र प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित किया और 2011 में लेफ्ट के 34 साल के शासन को उखाड़ दिया। बीजेपी राज और देश दोनों में बिछड़ चुकी थी। फिर आया मोदी का दौर। हालांकि मोदी और ममता के संबंधों में कड़वाहट के अलावा कई बार पर्सनल टच भी शामिल रहा। ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते को खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। ममता ने मैंगो डिप्लोमेसी के तहत पीएम मोदी को पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध प्रजातियों की आम भेजना जारी रखा, लेकिन आमों की मिठास राजनीतिक कड़वाहट को कम नहीं कर सकी और दोनों पार्टियां जो कभी दोस्त थी, वो राजनीतिक व्यवहार की सामान्य परंपराओं को भी छोड़ती चली गई। और बीजेपी का लीडर लोग क्या बोलता है, हम खेल दिखाएंगे, कितना बड़ा खिलवाड़ है।